किसान भाई बहनों, जोहार। गांव गिरांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, जिन किसान भाई बहनों के पास पोखरा, तालाब या अन्य थोड़ा ऐसा कोई भी स्थान जहां पर पानी जमा होता है, आप बड़ी आराम से, आसानी से बतख पालन और मछली पालन कर सकते हैं। यह आय का एक बहुत बढ़िया जरिया है। इससे आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बतख पालन और मछली पालन के बारे में जानकारी करवाते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं नरेश कुमार सिंह देव, जो खरसावां सरायकेला झारखंड के निवासी हैं और अति उत्साहित और प्रगतिशील के साथ साथ बहुत ही जानकार किसान हैं। नरेश कुमार सिंह देव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। नरेश सिंह जी, सबसे पहले आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि बत्तख के उन्नत नस्ल कौन कौन से और कहां से मंगाए जा सकते हैं। बत्तख के उन्नत नस्ल खाकी कैम्बेल, इंडियन रनर और पिंटर, मक्सवी इत्यादि हैं। ये रामकृष्ण मिशन, दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र, मोराबादी, रांची, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर, बरेली, आरके मिशन, शिक्षा परिषद 24 परगना से मंगाए जा सकते हैं। अच्छा, ये बत्तख के बारे में जो आप बता रहे हैं, कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बत्तख की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं। खाकी कैम्बेल, इंडियन रनर और पिंटर, बिघोगा सुपर एम, ये बत्तख के उन्नत नस्ल हैं। अच्छा नरेश सिंह जी, आप हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को, मछली पालकों को या जो बतख पालन करना चाहते हैं उनको ये जानकारी दीजिए कि मछली की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं और ये देश में कहां कहां पाई जाती हैं। मछली की हमारे देश में रोहू, कतला, मृगल नस्लें पाई जाती है। यह रामसागर, गुवाहाटी, कोलकाता, पुरुलिया से मिलता है। अच्छा अच्छा, मछली पालन और बतख पालन की बात चल रही है तो सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप एक प्रगतिशील किसान हैं और बहुत अति उत्साहित भी हैं और काफ़ी जानकार भी हैं आप जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप खेती किसानी भी करते होंगे। जी हाँ। तो खेती किसानी में इस समय अभी आप कौन कौन सी सब्जी फसलें खासकर आपके खेतों में लगी हुई हैं, इसके बाद आपसे हम मछली पालन और बत्तख पालन के बारे में बात करेंगे। हमारे खेत में अभी सेलोनोसी कुल का टमाटर, बैगन, मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं। नरेश सिंह देव जी, बत्तख पालन और मछली पालन ये एक ऐसा कार्य है जो मछली कहा जा सकता है कि बत्तख का आहार है। तो आप ये बताइए कि बत्तख और मछली क्या एक साथ पाला जा सकता है। कहीं ये खतरा या डर तो नहीं कि बत्तख मछली के जो बच्चे हैं या मछली हैं उसको ये खा जाएंगे, ये मन में शंका रहती है, डर रहता है। इसके बारे में विस्तार से बताइए। किसानों का डर बना रहता है कि मछली और बत्तख साथ साथ पालने से हमारा मछलियों को तो बत्तख के नहीं खा जाएंगे, यह डर बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में किसान 2 तालाब बनाएं और एक तालाब में मछली पालें, एक तालाब में बत्तख पालें, ताकि उनका डर न रहे कि इस बत्तख हमारा मछलियों को जिला को खा जाएगा। आप ये बताइए कि यदि बत्तख और मछली एक ही तालाब में पालते हैं तो क्या हो सकता है। मछलियों की अच्छी बढ़त के लिए गोबर की खाद देने की अनुशंसा की जाती है, लेकिन गांव वाले इसका मना करते हैं क्योंकि गोबर की खाद डालने से जो पानी है वो खराब हो जाएगा, वो पीने लायक और नहाने लायक नहीं बनेगा। ऐसी परिस्थिति में मछली सह बत्तख पालन किया जाए तो तालाब का उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। बत्तख के तैरने से, उसके मलमूत्र से मछलियों को अच्छा भोजन मिलता है, जिसके कारण मछलियों की वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। बत्तख का तैरने से, उसका डेना फड़फड़ाने से एक प्रकार का गैस निकलता है जिसे जैव वायु मिश्रक कहते हैं, और यह मछलियों की बढ़त के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक बात और साथ साथ में आप जानकारी दीजिए, क्या एक ही तालाब में
बत्तख और मछली को पाला जा सकता है कि नहीं? पाला जा सकता है, लेकिन डर बना रहता है कि ये मछलियाँ को बत्तख खा जाएगी। और बत्तख ऐसी मछली को खाती है जिसका शरीर भार 5 ग्राम से कम है। 5 ग्राम से ऊपर वाली मछलियाँ को बत्तख नहीं खा पाती है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि जब चूजा अंडा से निकल जाता है, ठीक है, और चूजा कितना बड़ा होना चाहिए जब उसको पोखरा में या फिर तालाब में उसकी जो माँ है, बत्तख है, उसके साथ उसको छोड़ना चाहिए? तालाब के बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, थोड़े भी ठंड लगने से इसका मरने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में बत्तख का बच्चे को 1 महीना के बाद तालाब में छोड़ना चाहिए, जिससे उसका ग्रीन ग्रंथि का विकास होता है और तैरने लगता है। सिंहदेव जी, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि बत्तख पालन के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? यह आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि जानकारी के अभाव में हमारे किसान भाई बत्तख का चूजा अच्छे ढंग से नहीं मंगा पाते हैं और उसका उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ पाती है। बत्तख का अच्छा चूजा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा डॉक्टर सुनील कुमार गिरी से संपर्क करके मंगा सकते हैं। अब आप ये बताइए कि अभी आप सब्जी फसलों की खेती के बारे में तो बता दिया जी, क्या आपके पास तालाब पोखरा है जहां आप बत्तख पालन और मछली पालन संयुक्त रूप से कर रहे हैं या फिर अलग अलग रूप से कर रहे हैं? इसके बारे में आप एकदम बिल्कुल विस्तार से बताइएगा। हम एक ही तालाब में करते हैं। मैंने देखा कि मैं फिंगरलिंग मछली छोड़ता हूँ, बड़ा बड़ा मछली, इसे बत्तख पकड़ नहीं पाती है। और जिस तालाब में मछली के साथ बत्तख पालन करते हैं उस तालाब का मछली बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और जिस तालाब में केवल मछलियाँ छोड़ते हैं उस तालाब का मछली थोड़ा धीरे से बढ़ता है। इससे विदित होता है कि मछली के साथ बत्तख पालन करने से मछलियों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। बत्तख पालन वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में आप हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को जानकारी दें। बत्तख पालन वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए बत्तख को अच्छा आहार देना चाहिए। जैसे पहला 2 सप्ताह तक उनको प्री स्टार्टर आहार दिया जाए, 2 सप्ताह के बाद ग्रोवर राशन दिया जाए, 4था सप्ताह लेयर राशन दिया जाए। इस प्रकार बत्तख को जैसा आहार दीजिएगा उनकी वृद्धि भी अच्छी होगी और किसानों को लाभ भी होगा। नरेश सिंह देव जी, अब आप ये बताइए कि बत्तख पालन और मछली पालन आय का एक बहुत बढ़िया जरिया है, तो जो किसान भाई खेती के साथ साथ मछली पालन या बत्तख पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनसे उनको कितना लाभ मिल सकता है, कितना लाभ प्राप्त होगा? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। एक छोटे से तालाब में मैंने छोड़ा, पहले हम धान की खेती करते थे, उस धान की खेती से हमको बहुत कम लाभ मिलता था। उस जगह पर हम तालाब बना लिए 100 बाई 100 का, उसमें हम 70,000 रुपया का मछली बेचे हैं। सिर्फ 70,000 रुपया का मछली बेचे, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से उसका विस्तार से बताइए ना। हाँ किए, और उसमें 200 बत्तख पाला था। उसमें 200 बत्तख पाले, उसको खाना दिए और खाद पानी सब कुछ दिए। और करने के बाद हमको अच्छा मुनाफा हुआ। इस तरह से बत्तख पालन मछली पालन करने से किस तरह से और अधिक ज़्यादा किसान भाइयों को लाभ मिलेगा, इसके बारे में बताइए। हाँ, किसान केवल मछलियाँ छोड़ते हैं लेकिन इसके देखरेख के बारे में और खाद वगैरह के बारे में देते नहीं है, जिसके कारण मछलियों की वृद्धि ठीक नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में अगर उस तालाब में 1 एकड़ के तालाब में अगर 200 बत्तख पाल लिया जाए तो मछलियों को आहार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि बत्तखों को बीट्स में काफ़ी नाइट्रोजन, फास्फेट और फास्फोरस होता है, जो कि मछलियों की बढ़त के लिए बहुत आवश्यक है। बत्तख के चूजों की ब्रूडिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में आप हमारे किसान भाई बहनों को बताएं। बत्तख के चूजों की ब्रूडिंग 5 फुट का घेरा रेडियस बना करके उसमें नीचे धान का कूड़ा बिछा देते हैं, ऊपर में पेपर बिछा देते हैं और लाइट जला देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। देखते हैं कि बत्तख का चूजा चारों ओर आराम से घूम रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि तापमान ठीक है। और अगर एक जगह झुंड में जमा हो जाते हैं तो उसमें समझना चाहिए कि तापमान बहुत कम है। और
इस प्रकार उसको बड़ी ब्रूडिंग करते हैं। लालटेन जलाते हैं कभी कभी बिजली जाने से, या बुखारी जला जाते हैं जाड़े के दिनों में। इस तरह से ब्रूडिंग करते हैं और 1 महीना के बाद ब्रूडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, ये बताइए कि बतख पालन और मछली पालन 2 अलग अलग काम हो गया, और एक ही तालाब में या अलग अलग तालाब में बतख पालन भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन भी या मछली पालन भी कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि मछली पालन के लिए किसान कहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं? मछली पालन के लिए किसान जिला मत्स्य कार्यालय या मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र शालीमार से संपर्क किया जा सकता है। वहाँ हर महीना ट्रेनिंग चलता है, खाने पीने रहने की व्यवस्था की जाती है और प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को 1000 रुपया दिया जाता है। इस तरह से आपने कहा कि प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, थोड़ा और इसके बारे में इसका सिफा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर और लवण जल उत्पाद विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कौशल्यागंज भुवनेश्वर से मछली पालन का प्रशिक्षण किया जाए तो किसान को ज़्यादा फायदा होगा। वहाँ ट्रेनिंग चलता रहता है। बत्तख के चूजों को आहार की आवश्यकता पड़ती है जी, क्योंकि जब वो अपनी माँ के साथ पानी में तैरता है तो साथ साथ वो भी छोटी छोटी मछलियों को या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाता है। लेकिन एक संतुलित आहार देने के लिए क्या क्या संतुलित आहार उसको देना चाहिए, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। संतुलित आहार वो आहार है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। जैसे आपका या उसमें बतख का बढ़ोतरी अच्छा होता है। जैसे कौन कौन सा आहार? जैसे प्री स्टार्टर, तो बताइए उसके प्री स्टार्टर, स्टार्टर एवं फिनिशर। जब बच्चे बहुत छोटे रहते हैं तो उसको हम लोग देते हैं प्री स्टार्टर, कागज़ में देते हैं, और जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको कोटरा में देते हैं। इस प्रकार उसको अभ्यास कर देते हैं। इसके बाद और जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको फिनिशर आहार दिया जाता है। इसके बाद अंडा देने के समय में लेयर आहार दिया जाता है। इस प्रकार आहार देते हैं जिसमें बतखों की वृद्धि बहुत जल्दी होती है और अंडे से किसानों को लाभ भी होता है। आप एक प्रगतिशील किसान हैं और आप खेतीबाड़ी भी करते हैं और मछली पालन और बत्तख पालन भी करते हैं। जी, करते हैं ना? जी हाँ, करते अच्छा, हैं। तो आप एक चीज़ की जानकारी आपको होगी कि कभी कभी तालाब पोखरा का पानी जहरीला हो जाता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। तो जिस तालाब या पोखरा में आप मछली पालन या बत्तख पालन कर रहे हैं, उस तालाब के पानी का जांच आप कैसे करते हैं? कैसे पता चलेगा आपको ये पानी मछली पालन के लिए या बत्तख पालन के लिए सही है, ठीक है, या पानी जहरीला नहीं है? क्योंकि मछली को और बत्तख को पानी में रहना है। मछली तो 24 घंटा रहती है और बत्तख तो शाम को पानी से बाहर आ जाता है। तो इसकी जांच आप कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है? मछली छोड़ने के पहले एक हापा में मछलियों के कुछ जीरे को डाल देते हैं। देखते हैं कि ये 24 घंटा के लिए नहीं मरता है तो समझते हैं कि मछली छोड़ने के लिए जीरा डालने के लिए तालाब उपयुक्त है। इससे सिद्ध होता है कि ये पानी ठीक है। या पीएच का जांच कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट मछली को छोड़ देते हैं, मछली पानी की जांच किए बिना। ऐसी परिस्थिति में सबका सब मछली मर जाता है। इसलिए 50-60 अंगुली का जीरा को एक हापा में छोड़ दीजिए 24 घंटा तक। इसके बाद देखते हैं कि 24 घंटा तक अगर मछली का जीरा नहीं मरता है तो समझ लीजिए कि पानी मछली छोड़ने के लिए उपयुक्त है। अब नहीं मरता है तो मछली आप छोड़ दीजिए, और मरता है तो मत छोड़िए। अच्छा, आपने भी मछली के जीरा की चर्चा किया जी, तो मछली का जीरा हमारे किसान भाई कहाँ से लाएंगे? लवण जल उत्पाद विज्ञान केंद्रीय अंतःस्थलीय मछली अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा से बहुत अच्छी तरह से मछली का जीरा दिया जाता है। अच्छा अच्छा, वहाँ से हमारे किसान भाई चाहें तो ला सकते हैं। मछली का जीरा ला सकते अभी हैं। तो एक मछली निकला है, उसको जयंती रुई बोलते हैं, जो 1 साल में 1.5 किलो तक हो जाता है। अच्छा, अब आप ड्राई ईटिंग एरिया क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। बतख को जो पानी के अतिरिक्त बाहर में आहार दिया जाता है उसको ड्राई ईटिंग एरिया कहते हैं। सूखे प्रक्षेत्र का आहार इसमें बतख खाती है और खा करके जल्दी इसका ग्रोथ भी होता है। इसको हम लोग ड्राई ईटिंग एरिया कहते हैं। यदि आप बत्तख पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, तो एक अंदाज आपके पास होगा कि 6 महीने पर या साल भर में इसका कितना उत्पादन आपके यहाँ हो जाता है, बत्तख का और मछली का?
एक उन्नत नस्ल का बत्तख 6 महीना में संतुलित आहार खा करके 3 किलो तक हो जाता है और एक खाकी कैम्बेल साल में 300 अंडा देती है। बत्तख को किन किन तरीकों से पाला जा सकता है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। बत्तख को अर्ध सघन, सघन एवं मुक्त परिसर प्रणाली में पाला जा सकता है। और जब वो पानी में रहता है और जब पानी से बाहर आता है, उसके लिए उसके आवास की व्यवस्था के लिए क्या क्या करना चाहिए? उसकी अब बत्तख को एक जलीय पक्षी है, लेकिन बत्तख के लोगों का कहना है कि मेरे पास तालाब नहीं है और हम तालाब में मछली में कैसे करके बत्तख पाले हैं। ऐसी बात नहीं है। बत्तख को उतना ही पानी चाहिए जिसमें वो अपना मुंह डाल सके। ठंडे पानी में तैरने से बत्तख का अंडा तालाब के तल पर गिर जाता है, जिससे के कारण किसानों को आर्थिक क्षति होती है। इसलिए 2 फुट लंबा 1 फुट गड्ढा ड्रेन बनाना चाहिए, जिसमें केवल बत्तख अपना मुंह डाल सके लेकिन उसका पूरा शरीर अंदर न जा सके। इस प्रकार आप बत्तख पालन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जैव मिश्रक वायु क्या है? जब बत्तख पानी में तैरता है तो उससे पंख फड़फड़ाता है और एक तो गैस निकलता है, उससे जैव वायु मिश्रक कहते हैं। यह मछलियों की बढ़ोतरी के लिए बहुत आवश्यक है। जी। बत्तख के चूजे इंकुलेटर से कितने दिनों के बाद बाहर निकलता है? बत्तख के चूजे 31 दिनों के बाद अंडे से बाहर निकलते हैं। ये बहुत कमल होते हैं। इस परिस्थिति में उनका देख रेख और ब्रूडिंग बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, नहीं तो बत्तख के बच्चे मर सकते हैं। अच्छा अच्छा। आप ऐसा कीजिए, डॉक्टर सुनील कुमार गिरी, क्षेत्रीय अनुसंधान पक्षी अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। वो आपको बताएंगे और वो बराबर हमको बुलाते हैं। डॉक्टर अच्छा। सुनील कुमार गिरी, प्रधान वैज्ञानिक, वो इस विषय पर जानकारी बराबर देते हैं। तो आप उनसे क्या जानकारी लेकर आते हैं, क्या प्रशिक्षण लेते हैं? कि बत्तख को कौन कौन सा आहार देना चाहिए। मुर्गी का आहार बत्तख को नहीं देना चाहिए, इसमें एप्लाटॉक्सिन का विष रहता है, जिसमें बत्तख को मृत्यु हो जाती है। इसलिए 2 भाग राइस पॉलिश, 2 भाग चावल, 2 भाग गेहूँ मिला करके बत्तख को आहार देना चाहिए। मुर्गियों का आहार बत्तख को नहीं देना चाहिए, नहीं तो एप्लाटॉक्सिन हो सकता है। एक बात और बताइए आप, मछली तो जल की रानी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। उसको तो हमेशा पानी में रहना है। जी। लेकिन जहाँ तक बत्तख की बात है, बत्तख के चूजों की बात है, जी, शाम ढलते जी, वो पानी से बाहर आ जाते हैं। जी। उसके बाद उनके आवास की व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए जिससे कि बत्तख और बत्तख के चूजे सही ढंग से, ठीक ढंग से रह सकें? उसके लिए दड़ब्बा बनाना चाहिए। बत्तख पालन में अधिक भवन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसको घर में किसी में छोटा दड़ब्बा या घर में जाली में घेर दीजिए, ताकि वहाँ कोई चूहा सांप आ ना सके, और उसको इस प्रकार रख सकते हैं। मुर्गी के घर में भी बत्तख को रख सकते हैं। 100 फुट लंबा, 20 फुट चौड़ा और 8 फुट ऊंचा में आप 100 लेयर बत्तख रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। और उसके देखरेख की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? उसके देखरेख की व्यवस्था में सर्वप्रथम तो टीकाकरण है। टीकाकरण के अभाव में बहुत सारे बत्तखें मर जाती है। तो ये टीकाकरण कब होता है, कब करना चाहिए? जैसे एक बीमारी है डॉग हेपाटाइटिस, ये 2 से 3 सप्ताह के बत्तख को पकड़ता है। डेना ऊपर की ओर करती है और चोंच फुला देती है, पेट फूल जाता है, मुंह से एक प्रकार का द्रव निकलता है। इसे वायरल हेपाटाइटिस कहते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। 1 दिन के बच्चों को डॉग हेपाटाइटिस का टीका लगाकर इस रोग से बचा जा सकता है। अच्छा, बत्तख का जब बड़ा हो जाता है, ये कम से कम कितने किलो के वजन का हो जाना चाहिए, तब इसको बाज़ार में बेचा जा सकता है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। अभी व्हाइट पेंगिन का एक बत्तख 8 महीना में संतुलित आहार खा करके 3 किलो 200 ग्राम हो जाता है, तब उसको बेचना चाहिए। अच्छा, ये बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो बत्तख पालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, खेती के साथ साथ करीब करीब सभी प्रकार के जो भी कार्य होता है, पशुपालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं। तो अभी आज हम लोग बत्तख पालन और मुर्गी पालन जैसे एक ऐसे विषय पर, जो कि एक ही तालाब में पाला जा सकता है, या फिर आपने कहा कि इसको अलग अलग तालाब में पालना चाहिए। जाहिर सी बात है कि मछली बत्तख का आहार है, और जब उसको भूख लगेगा
तो छोटा बड़ा चाहे कोई भी मछली हो, वो उसको बड़े आराम से चाव से खाता है, वो उसका भोजन भी है। और इसी कारण से बतख जो है तालाब में रहता है। जी। तो इससे बचाने के क्या उपाय हैं? इसे बचाने के लिए किसानों को 2 तालाब बनाना चाहिए। इसमें एक में मछली पालें, एक में बतख पालें, ताकि उनका डर न रहे कि मछलियाँ उसको बतख ने खा जाएगा बोल करके। और साथ में भी पाल सकते हैं। और धान, अब तो धान, मछली और बतख एक ही तालाब में किया जा सकता है, क्योंकि धान को भी पानी की ज़रूरत होती है, मछलियों को भी पानी की ज़रूरत होती है, और बतख को भी पानी की ज़रूरत होती है जी। एक ही जगह आप तीन चीज़ कर सकते हैं। माने धान, बतख, मछली जी और जब तक खेत में पानी है वहाँ आप मछली भी पाल सकते हैं जी और बतख भी रख सकते हैं। जी। तो क्या इससे धान की फसल को नुकसान नहीं होगा? इससे कुछ नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें बतख जो बीट करता है वो धान में जाता है, उस और धान में जा कर के एक प्रकार का उत्पादन पैदा करता है। अच्छा, ये अर्ध सदन और सदन प्रणाली में बतख पालक तथा मुक्त परिसर प्रणाली में बतख पालन के बारे में विस्तार से बताएं। अर्धसघन प्रणाली क्या होता है? एक छोटे से क्षेत्र को जाली से घेर दिया जाता है, उसमें बतख इधर उधर नहीं भागता है। बरसात के दिन में देखिएगा, बरसात के दिन में बतख इधर उधर जाती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको जाली से घेर देते हैं एक साइड में। तो इसको कहते हैं अर्धसघन प्रणाली। एक होता है मुक्त परिसर प्रणाली। मुक्त परिसर क्या है? ये बतख को पूरा तालाब में छोड़ देते हैं। और सघन प्रणाली कि चारों ओर जाली घेर करके घर के भीतर जो रखते हैं, उसको सघन प्रणाली कहते हैं। एक बात और बताइए, जैसे आवास की व्यवस्था के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जी दिन भर ठंड पानी में रहने के बाद भी जी। बतख को क्या किसी भी प्रकार की वैसी कोई बीमारी होती है जिसके पानी के कारण होती हो? हाँ, जब पानी विषैला हो जाता है तो उसमें डॉक, कोलेरा का बीमारी होने का डर रहता है। आवास के बारे में थोड़ा सा और बताइए कि जो आवास व्यवस्था होती है, पूरा आप फर्श नहीं सुनते हैं, जो आवास व्यवस्था बनाया जाता है चारों तरफ से बंद रहना चाहिए या खुला रहना चाहिए, हवादार होना चाहिए, फर्श उसका कैसा रहना चाहिए, फर्श में बिचाली वगैरह बिछा कर रखना चाहिए जिससे कि वो रात को सही ढंग से आराम कर सके और जो आराम से उसके शरीर का जो बढ़ाव है वो मिलना चाहिए। इसके बारे में बताइए। बतख जिसे जल की मुर्गी भी कहते हैं, शारीरिक तापमान बहुत बहुत गर्म रहता है। इसका घर बहुत हवादार होना चाहिए और नीचे का ज़मीन को आपका सीमेंटेड होना चाहिए ताकि नमी नहीं जा पाए। बतख को आहार और पानी बाहर में देना चाहिए, क्योंकि पानी गिरने से वहाँ कोक्सीडियोसिस बीमारी होने का डर रहता है। इसलिए बतख को हर वक्त आपका घर के बाहर पानी देना चाहिए। बाहर में देने से क्या होता है, जो पानी गिरता है वो उसका जो शेड है गीला नहीं होता है, और गीला भी बिछावन होने से कोक्सीडियोसिस बीमारी होने का डर रहता है। जी। अच्छा, एक बात और बताइए, मछली का बाज़ार, बतख का बाज़ार, ये दोनों अलग अलग होता है जी। तो इन दोनों का बाज़ार व्यवस्था, यदि आप बतख पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, तो बाज़ार व्यवस्था कैसे करते हैं? बाज़ार व्यवस्था तो अभी बतख का मीट प्राय सभी लोग खाते हैं कि बतख का मांस ठंडा में बहुत बिक्री होता है हमारे वहाँ, क्योंकि बतख का मांस सभी के लोग खाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सब कुछ लोग खाते हैं। जात पात की बात नहीं है, नहीं, आम इंसान की बात है, इसमें जात पात को नहीं लाना चाहिए जी। हाँ, आप इसका जो बाजार व्यवस्था है उसके बारे में बताइए। बाजार व्यवस्था जब बड़ा होता है तो उसको हम लोग बेच जाते हैं, पाइकारी लोग आते हैं और खरीद के ले जाते हैं। ये तो बतख के बारे में हो गया। मछली के बारे में बताइए। मछली इतना बिकता है कि हम लोग दे नहीं पाते हैं। अभी 200 रुपया 250 रुपया किलो मछली चल रहा है ठंडा में, और इसको सिनी में ले जाते हैं बाज़ार में और 200 रुपया किलो बेचते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे मछली से जितना बदबू आता है जी, और जहाँ पर ये बिक्री होता है, तो क्या तालाब का पानी भी उतना ही बदबूदार हो जाता है क्या? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि लोगों का कहना है कि बतख और मछली साथ साथ छोड़ रहे हैं, पानी तो गंदा नहीं हो जाएगा। बतख जिस तालाब में पानी के साथ बतख रहता है उस तालाब का मछली साफ रहता है। अच्छा, क्योंकि वो तैरती रहती है, तैरने से पानी का जो ये है लेवल है वो ठीक बना रहता है। एक बात और बताइए, जहाँ पर ये मछली बिक्री होता है वो मछली करीब करीब मरी हुई होती है और वहाँ से काफ़ी सड़ांध और बदबू भी आता है, तो ऐसे में किसी जो उसको भुगता है उसको किसी तरह की परेशानी तो नहीं होती होगी? मछलियों में भी कुछ बीमारी होता है। अच्छा। जैसे अर्धगलन रोग, ये मछलियों को नीचे से सड़ना आरम्भ हो जाता है। इसके निदान के लिए
मछली पालक जब मछली छोड़ते हैं तो पोटासियम परमानेंट के घोल में जीरा को आधा घंटा तक रख दें और उसके बाद मछली को छोड़ें। इससे बीमारी फैलने का डर कम हो जाएगा। मतलब उन मरी हुई मछलियों से इस तरह से यदि व्यवस्था करते हैं तो जो उसके उपभोक्ता हैं, जो इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके शरीर पर किसी तरह का बुरा असर नहीं पड़ेगा। और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मछली में बीमारी होती है, सावधानी रखनी चाहिए। बीच बीच में चूना का छिड़काव करना चाहिए, पोटासियम परमानेंट का छिड़काव करना चाहिए। इससे मछलियों में बीमारी नहीं होती है। अच्छा, ये जब बाज़ार में जो आप मछली को बेचते हैं, क्या जो इसके बिक्री करता, खरीद करता जो होते हैं, आपके यहाँ से खुद भी आकर निकलवा कर ले जाते हैं या आप खुद बाज़ार में जाकर बेचते हैं? नहीं, मेरे पास खुद आते हैं लेने वाले, लेके जाते हैं। थोड़ा सा कम दाम में लेते हैं, 150 200 बिकता है तो यहाँ 150 में ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। और उन्हीं एक साथ पैसा दे देते हैं और उन्हीं लोग मारते भी हैं मछली और ले भी जाते हैं। एक बात और बताइए कि जो लोग नए रूप से बतख पालन और मछली पालन करना चाहते हैं, उनको कितने पैसे की इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होगी और क्या क्या आवश्यकता होगी जो उनको वो पूरा कर सकें? कोई भी धंधा प्रारंभ करने के लिए उस विषय का व्यावहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम छोटे स्तर से करें, 10,000 10-20 बतख से पालें। जैसे जैसे अनुभव होता जाएगा तो व्यवसाय को बढ़ते जाएंगे। कम से कम हमारा कहना है कि कम से कम 10-20 बतख से बतख पालन करना आरंभ करें। इससे क्या होता है कि उनका अनुभव बढ़ेगा और अनुभव बढ़ते बढ़ते विस्तार रूप से बाद में करेंगे। अच्छा, मछली को तालाब से या पोखरा से कितने महीने के बाद निकाल कर बेचना चाहिए? इसे आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। 4 से 5 महीने के बाद मछली बिक्री करने योग्य हो जाती है। इस स्थिति में मछली को जाल से निकाल करके बेचना चाहिए। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि एक प्रगतिशील किसान नरेश कुमार सिंह देव जो मछली पालन और बत्तख पालन के बारे में जानकारी दे रहे थे। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। नरेश कुमार सिंह देव जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को बत्तख पालन और मछली पालन के बारे में जानकारी दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपको भी जोहार, किसान भाइयों को जोहार।